इन दिनों मेरे देवर को नई नई नौकरी मिली थी, मगर दीगर मराहत के साथ एक जीप भी मिली। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक लड़की को बेबसी के आलम में खड़े देखा। वो कई रिक्शों को रोकने का इशारा कर चुकी थी, मगर किसी ने भी इस लड़की को दरख्वार अतना ना जाना। इस वक्त ट्रैफिक सुस्त रफ्तारी से रवां थी। अख्तर भी बहुत आहिस्तगी से जीप में चला रहा था। जब ऐन लड़की के करीब पहुंचा तो सोचा कि क्यों न इस रश में मैं फंसी हुई को लिफ्ट दे दूं। तभी जीप रोककर कहा कि आओ, आपको कहाँ जाना है पहुंचा दूं। इस वक्त वो लड़की चलते ट्रैफिक के दरमियान फंसी हुई, शायद परेशानी बल्कि हवास बहाता थी। दोपहर को तपती धूप में पसीने से नहा चुकी थी। अतर की पेशकशी पर ज़्यादा घबरा गई। जी नहीं शुक्रिया, इसने कहा। घबराओ नहीं, मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। मेरी गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी है इसको देखकर अंदाज़ा कर लो। इस वक्त तुमको कोई सवारी नहीं मिलेगी। लड़की ने जीप का जायज़ा लिया और कुछ तसल्ली हो गई तो वो झिझकते हुए गाड़ी में बैठ गई। दौरान सफ़र बातों से पता चला कि वो इंटर की तलबा है। रोज़ सहेली के साथ इसकी गाड़ी में आती जाती थी। आज सहेली ना आई तो अकेली ही आना पड़ा। इत्तेफाक ये कि जिस जगह वो रहती थी वहाँ करीब ही हमारा घर था। जब अख्तर ने इसको इसके घर के करीब उतारा तो अपना कार्ड भी दिया, इसे थमा दिया। जैसा कि अक्सर नौजवानों की आदत होती है, लड़की ने मुस्कुराकर वो कार्ड अपने पर्स में रख लिया। घर आकर अख्तर को ख्याल आया कि इसने लड़की को अपना कार्ड दे दिया था, लेकिन इसने नाम तक नहीं बताया था। अभी वो इसी सोच में था कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन अख्तर ने उठाया, पूछा कौन। जवाब मिला, वही दोपहर वाली। नाम तो बता दीजिए। मारिया। मारिया, इसने बताया। इसके बाद वो 15 मिनट तक मेरे देवर से बातें करती रही। इसके बाद यह मामूल हो गया कि मारिया अख्तर को शाम को रोज़ फ़ोन करती और इसे भी इसी लड़की के फ़ोन का इंतज़ार रहता था। दिन महीनों सालों में बदलते गए। इसी दौरान ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब आ चुके थे और मैं देख रही थी कि मामला संजीदा होता जा रहा था। तभी मैंने लड़की का अता पता मालूम किया। मालूम हुआ कि वो इसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ मैं प्रोफेसर थी। चूँकि वो आर्ट सेक्शन में थी और मैं साइंस सेक्शन में पढ़ाती थी, तभी मेरी इस मुठभेड़ नहीं होती थी। मैंने अख्तर से बात की कि ये जो तुम्हारा फ़ोन पर लड़की से सिलसिला चल रहा है ना, ये ऊँट किस करवट बदल दे बैठेगा। इसने कहा, भाभी, मेरा मारिया से शादी का इरादा है। इसके लिए तुम दोनों को अपने वालिदैन को राज़ी करना होगा, जो एक मुश्किल मरहला है। वो तो है, अख्तर बोला, मगर भाभी आप जो हैं आप मदद करेंगी। पहले लड़की से पूछ लो, देखो वो क्या कहती है। वक्त के साथ साथ अख्तर और मारिया के फ़ोन पर गुफ्तगू के औकात भी तब्दील होते गए, लेकिन ये दोनों मुसलसल राब्ता में थे। एक रोज़ अख्तर को मैंने काफ़ी परेशान देखा। पूछने पर पता चला कि मारिया ने इसको फ़ोन पर बताया था कि इसके मामू का लड़का बीमार है, किसी तौर ठीक नहीं हो रहा। लगता है इसका जहनी तवाज़ुन ख़राब होता जा रहा है। इस पर मैंने कहा कि खुदा इसको शफा दे। तब परेशान होकर वो बोली, असल में डॉक्टर ने मारिया के मामू को ये मशवरा दिया था कि वो बेटे की शादी कर दें, वो नॉर्मल हो जाएगा। अब मारिया के मामू अपनी बहन और बहनोई से कामरान के लिए इनकी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। मारिया का रिश्ता? जी बब्बी, वो मारिया का रिश्ता मांग रहे हैं। तभी इसने परेशान होकर मुझे फ़ोन किया है। अख्तर से ये बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई। अगर शादी के बाद भी कामरान ठीक ना हुआ तब तो मारिया की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इस दिन के बाद मेरा देवर काफ़ी परेशान रहने लगा। तब मैंने अख्तर को तसल्ली दी और मदद का वादा किया। मैंने अपने सास ससुर को एतमाद में लिया। अख्तर और मारिया के रिश्ते के लिए इनको राज़ी कर लिया। मारिया को अपनी शागिर्द बताया और मना लिया कि वो जल्द से जल्द इसका रिश्ता तालब करने के लिए मारिया के वालिदैन के पास इनके घर जाएं। एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी सास को लेकर मैं मारिया के घर पहुंच गई। इसके घर वाले बहुत खुश इलाके से मिले। रिश्ता के बारे में कहा कि हम सलाह मशवरा करके जवाब देंगे। यूँ लगता था जैसे इन्होंने हमको पसंद कर लिया। मुझे तो यकीन हो गया कि मारिया अब मेरे देवर की दुल्हन बनने वाली है। वो खूबसूरत थी, गुफ्तगू से अच्छी लगती थी, इसका तालीमी रिकॉर्ड भी अच्छा था। मैंने इसकी क्लास में टीचर से मारिया के बारे में मालूमात ली तो इन्होंने भी इस बच्ची की तारीफ़ की थी। मारिया का बाप एक ऑफिसर पोस्ट पर था। ये पढ़े लिखे लोग थे और खुशहाल घराना था। सिर्फ इसकी वालदा ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, बाकी तमाम फैमिली तालीमी याफ्ता थी। मैं दूसरे तीसरे रोज़ मारिया की अम्मी को फ़ोन करती थी। अख्तर के लिए ये इंतज़ार के दिन क़यामत के थे, क्योंकि लड़की के घर अब भी सलाह मशवरे हो रहे थे, मगर घर वाले सोच रहे थे कि वो अख्तर का रिश्ता कबूल करें या ना करें, क्योंकि हम बिल्कुल गैर लोग थे। इधर लड़की का मामू ममानी और ज़ोर लगा रहे थे कि मिन्नतें कर रहे थे।
और इन लोगों की फतह हुई और अपने बेटे के लिए बांझी का रिश्ता लेने में कामयाब हो गए। जबकि लड़की इस रिश्ते पर कतई राजी ना थी। भला ऐसे लड़के से कौन लड़की शादी से खुशी से शादी करती जो जहनी तौर पर नॉर्मल ना हो। जब अख्तर ने सुना कि मारिया के वालिदैन ने इसका रिश्ता कामरान से तय कर दिया है तो वो बिछाड़ खाकर दीवार से जा लगा। मैं और अम्मी जान भी अख्तर को अफसरदा देखकर गुमसुम थे। उधर मारिया की यह हालत थी कि मुर्दा से बिस्तर पर पड़ी रही, जैसे किसी ने इसकी जान निकाल ली हो। इसके वालिदैन को इल्म ही ना था कि इनकी बेटी को अख्तर को पसंद करती है। ये सारा क्या दरा तो इसकी कम अकल माँ का था, जिसने भाई की मोहब्बत में इसके इल्तिजाओं पर बेटी को कुर्बान कर दिया था। अगले कई दिनों तक अख्तर का दिमाग मौफ रहा था, जैसे किसी ने इससे सोचने समझने की ताकत छीन ली हो। 2 हफ्ते बाद एक रोज़ फ़ोन की घंटी बजी इस महसूस टाइम पर जब वो अख्तर को फ़ोन करती थी और वो फ़ोन के करीब रहता था। इसने फ़ोन उठाया। मारिया बोल रही थी, मुझे माफ़ कर दो अख्तर, मैं मजबूर हूँ। वो रो रही थी, तुम चाहो तो मैं घर से भागकर तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करने पर तैयार हूँ। ऐसा मत सोचो मारिया, अख्तर उसे समझा रहा था। तुम्हारे वालिदैन का हक भी तुम पर वाजिब है, इनके अतात करो और मुझे भूल जाओ। ये मुनासिब नहीं कि हम इनको भूल जाएं और खुशियों का रास्ता तलाश करें। इनको रंजीदा करें। भाग जाने से बेहतर है कि जुदाई का दर्द हमारे दिल में रह जाए। कम से कम तुम्हारे वालिदैन दुनिया वालों के सामने रुसवा होने से तो बच रहे हैं। रिश्ता तय होने के 1 माह बाद मारिया की शादी इसके मामूजाद कामरान से हो गई। मारिया ये निकाह पर राज़ी ना थे, मगर ज़बरदस्ती इसे मजबूर किया गया था। अपनी माँ की खातिर इसको ये कुर्बानी देनी पड़ी और माँ ने भाई के लिए बेटी की खुशियों का खून कर दिया। इसको उम्मीद थी कि मारिया जैसी अच्छी जीवन साथी पाकर इसका भतीजा नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा ना हो सका। कामरान को पहले कभी कभी दौड़ा पड़ता था, अब आए दिन दौड़े पड़ने लगे थे। वो फातरल कल होता गया, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। बीवी को कभी आपा कहकर बुलाता, कभी अम्मी जान और कभी फूफो जी। गर्ज ऐसी नराली बातें करता तो अफसोस होता था इसकी जवानी पर। इधर मारिया बेचारी अब जीती थी न मरती थी। सारी उम्र इस एक पागल के साथ गुजारनी थी। कामरान का इलाज हो रहा था, मगर मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। हमने तो ये सोच कर सब्र कर लिया कि मारिया हमारे नसीब में नहीं थी, लेकिन कुदरत के लिखे को कौन टाल सकता है। कामरान जो पहले थोड़ा सा खिसका हुआ था, अब बिल्कुल ही आपे में ना रहा था। इलाज कराते कामरान को 2 बरस हो गए और ये अरसा बेचारी मारिया ने अंगारों में लौट कर गुजारा। इस असना में इसके पागल शोहर ने इसे इस कदर परेशान किया कि वो खुद नीम पागल लगने लगी। एक रोज़ मैं और अतर अपने एक अजीज़ की अयादत को अस्पताल गए तो वहाँ हमारी मुलाकात मारिया और इसके वाले से हो गई। हम तो मारिया को देखकर पहचान ही ना सके, जिसको देखकर गुलाब का फूल भी शर्माता था, आज वो मराइज़ा लग रही थी। इसकी वालदा ने हमको आवाज़ देकर बुलाया। आज वो बहुत पशेमान थी कि नाहक भाई की चिकनी चपड़ी बातों में आकर ऐसा गलत फैसला किया और बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। लेकिन अब मैं या अख्तर इसको क्या कह सकते थे, सिवाय इसके कि आंटी आपका कसूर नहीं, जो किस्मत में था वो हो गया। बलाहर वो हरफ मदा ज़बान पर ले आए। कहा कि अगर आप चाहें तो अब भी ये मैं मारिया का रिश्ता आप लोगों को देने को तैयार हूँ, क्योंकि हम अपनी बच्ची को ससुराल से ले आए हैं और तलाक करा रहे हैं। अब मज़ीद ये पागल के साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर अख्तर और भी अफसरदा हो गया। इसने बेबसी से मेरी तरफ देखा तो मैंने आंटी से कहा, अब देर हो चुकी है आंटी, काश ये बात आपने कुछ दिन पहले की होती, हम तब भी रिश्ता ले लेते। लेकिन अब तो अख्तर का निकाह मेरी छोटी बहन से हो चुका है। रुश्ती को 2 हफ्ते रह गए थे, हम भी मजबूर हो गए हैं। क्या करें, रिश्ते ही ऐसे हैं कि अब तोड़ने नहीं जा सकते। ये सुनकर मारिया की अम्मी का चेहरा उतर गया और वो अफसरदा होकर चली गई। जाते हुए इन्होंने हमको खुदा हाफिज़ भी ना कहा, शायद अफसरदगी में भूल गई थी। काफ, कराची।